बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम। हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख हो। अली रज़ा अलवी साहब, क्या खबरें? जी मज़हर बरलास साहब और नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च के हवाले से अपोजिशन की तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं। मुलाकातों का सिलसिला भी तेज़ हो गया है और दूसरी जानिब हुकूमती वज़ीरों और मुशीरों की तरफ से तानाज़नी और अपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला भी शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। पता चला है कि शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन के कई घंटे खुफिया मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में क्या हुआ है, क्या वादे वईद किए गए हैं, उनका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि अंदर क्या हुआ है वो अंदर की कहानी सामने लाएं। और उसके बाद फिर वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने भी कुछ गुफ्तगू की है। उन्होंने वज़ीर आज़म के आने वाले दौरे रूस के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू की है और उन्होंने अपोजिशन के तमाम लीडर्स का नाम लेके कहा है कि वो तमाम बोने लोग हैं, उनका कोई कद काठ नहीं है और इमरान खान के मुकाबले में उनकी कोई हैसियत नहीं है। उन्होंने क्या क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। फिर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर दावा किया है कि हुकूमत के लोग उनके साथ मुसलसल राब्ते में हैं और वो हुकूमती पार्टी को छोड़ने के लिए बहुत बेताब और बेकरार हैं, बिल्कुल तैयार बैठे हैं। लेकिन जब हम कंफर्ट जोन में जाएंगे तो फिर उस वक्त वो लोग जो है वो सामने आएंगे और उस वक्त उनको सामने किया जाएगा। कोशिश करेंगे कि इस दावे का जायज़ा लें कि इसमें कितनी सच्चाई है और ये कितना सियासी दावा है। फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेपनाह इजाफे के बाद बिजली की कीमतों में इजाफे की समरी भी भिजवा दी गई है। मालूम हुआ है कि तजवीज़ दी गई है कि बिजली फ़ी यूनिट 6 रुपये 10 पैसे महंगी कर दी जाए। लेकिन इसके बावजूद हुकूमती अकाबरीन का कहना है कि बिजली जितनी भी महंगी हो जाए गरीबों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जायज़ा लेंगे कि क्या वाकई गरीबों पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। फिर आपको पता है कि हम कोशिश करते हैं कि आपको जाली हाउसिंग सोसाइटियाँ जिनके पास एनओसी नहीं है या ज़मीनें नहीं हैं उनका कोई ना कोई तज़किरा सुनाते रहें। तो आज हम फ़लक नाज ग्रुप के हवाले से बात करेंगे। कराची का एक जाना पहचाना फ़लक नाज ग्रुप, उनका दावा है कि उन्होंने कराची में कोई 50 के लगभग प्रोजेक्ट्स किए और कामयाब किए। लेकिन इस्लामाबाद में पता नहीं उनको क्या मसला है कि इस्लामाबाद के शहरियों के साथ वो क्यों जुल्म सितम करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने एक मनसूबा बहरिया फेज़ 7 में बनाया था, वहाँ से उन्होंने लूट मार की और ना लोगों को प्रोजेक्ट में चीज़ें दी, ना प्रोजेक्ट डिलीवर किया और जब वो प्रोजेक्ट रिसील हो गया है तो फिर लोगों को पैसे भी वापस नहीं किए। एक नया प्रोजेक्ट लाए हैं, वो उस लूट मार से दिल नहीं भरा, एक और प्रोजेक्ट ला लेके आए हैं। वो क्या लेके आए हैं वो आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले कि मज़हर बरलास साहब की तरफ बढ़ें, हम आपको फवाद चौधरी की एक बात सुनाते हैं कि फवाद चौधरी ने अपोजिशन के रहनुमाओं के हवाले से क्या कहा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुजव्विज़ा दौरा रूस के हवाले से क्या बात की। वहाँ से बात शुरू करते हैं। फवाद चौधरी। वो एक ऐसा ही शख्स है जिसके लेवल का कोई आदमी इस वक्त पाकिस्तान में और नहीं है। आप ये देखें, ये जो सारे इस वक्त हमारे जो पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं, फजलुर रहमान है, बिलावल है, मईम है, शहबाज शरीफ है, ये सारे बोने हैं। लिहाजा इनकी आवाज़ आलमी सतह के ऊपर नहीं सुनी जाती। इमरान खान का जो एक हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है, चाहे वो इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक हो, चाहे हमारे रीजन से मुतल्लिक हो, दुनिया उसको गौर से सुनती है। अभी चीन गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने देखा वहाँ पर जिस तरह से उनका इस्तकबाल हुआ, पाकिस्तान का जिस तरह से वहाँ पे नाम बोला। अब ये 23 साल के बाद कोई पाकिस्तान का लीडर जो है वो मॉस्को में उसको बुलाया गया है और जितना इज़्ज़त और एहतराम प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक्सटेंड किया है, बड़े कम और उसकी जो है वो मिसालें आपको नज़र आएंगी। और ये बड़ा एक गेम चेंजर दौरा होगा और इंशाल्लाह ताला रूस के साथ, चीन के बाद अब रूस के साथ भी पाकिस्तान के बड़े मुस्तहकम ताल्लुकात कायम होंगे। जी मज़हर बरलास साहब, हम बात दौरा रूस से ही शुरू कर लेते हैं। अपोजिशन की तो रोज़ बात करते हैं, अपोजिशन की तरफ बाद में चले जाएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म का जो इम्कानी दौरा रूस है और जो रूसी सदर की तरफ से उनको जो एक जज्बा और जो एक खैर सगाली का इजहार किया गया है उस पर क्या कहते हैं? अलवी साहब, जो लोग मुस्तकबिल पे नज़र रखते हैं उनका ये ख्याल है कि पिछली सदी अमेरिका की थी, मगरब की थी, और ये जो सदी चल रही है
ये एशिया की सदी होगी। सही। अब एशिया में बड़ी ताकतें, मसलन चीन एशिया में है, रूस एशिया में है, पाकिस्तान है, जापान है, इंडिया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया, ये सारी बड़ी ताकतें हैं। और इनमें से जो दो ताकतें जो मसलन रूस और चीन हैं, रूस एक ज़माने में सुपर पावर रहा है और चाइना जो है वो उभरती हुई सुपर पावर है। सही। इन दोनों मुल्कों की कोशिश ये है, ख़ास तौर पर चीन की, कि खित्ते के अहम तरीन ममालिक को अपने साथ रखा जाए। सही है। यानी जैसे नेटो फोर्सेस मगरब की एक होने की इलामत थी, जी हाँ। इसी तरह एशियाई ममालिक जो हैं वो एक होने का तासर दें। सही है। इत्फाक से ये जो मरकज़ है वो हमारा पाकिस्तान बना हुआ है, चूँकि पाकिस्तान की ईरान के साथ भी सरहद मिलती है, अफ़गानिस्तान से, फिर सेंट्रल एशियन रियासतें हैं, रूस है और चीन है। सही है। वो चीन का दौरा अभी वज़ीर आज़म ने किया था, जी हाँ। उसमें ज़ाहिर है बहुत सी अहम बातें हुई और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो दफ़ाई अमूर पे होती हैं या जंगी अमूर पे होती हैं, वो ज़ाहिर है दोनों ममालिक के सीक्रेट्स होते हैं, वो सामने नहीं लाते मीडिया के। जी हाँ। इसी तरह रूस में ये सही फरमा रहे हैं फवाद चौधरी साहब के 23 साल के बाद कोई हमारा सरबराह जा रहा है। इससे पहले मेरे ख्याल मियाँ नवाज शरीफ गए थे रूस में और उन्होंने उस वक़्त कोशिश की थी कि एक माहदा भी हो जाए रूस से कारों के हवाले से। तो अगर वो माहदा सिरे चढ़ जाता तो पाकिस्तान में उस ज़माने में 1 लाख रुपए में कार जो थी वो दस्तयाब होती। सही। लेकिन चूँकि फिर उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, तो हुकूमत ख़त्म हो गई तो फिर माहदे भी जाते रहे। उससे जो अगले हुक्मरान आए वो अमरीकी इत्तेहादी बन गए, परवेज़ मुशर्रफ, तो लिहाजा फिर रूस के साथ जो माहदा था वो सिरे नहीं चढ़ सका। इसी तरह आप देखिए कि ईरान के साथ एक गैस पाइपलाइन का काम आसिफ अली जरदारी ने शुरू कराया, लेकिन वो भी अभी तक सिरे नहीं चढ़ा। उसमें भी ज़ाहिर है ये आलमी हालात बहुत से रुकावट बनते हैं। रूस का जो दौरा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, वो दफ़ाई नुक्ता नज़र से तो बहुत अहम है जी, लेकिन इसे इक़्तिसादी नुक्ता नज़र से भी अहम करार दिया जा रहा है। और वज़ीर आज़म के वाकई वो शान कुछ चीज़ें करने जा रहे हैं। सही। मसलन कुछ तकारीब वो देखिए, एक ज़माने में सोवियत यूनियन में तकरीबन 70-75 साल वहाँ ऐसी हुकूमतें रही सोवियत यूनियन के दौर में कि जो मुसलमानों के लिए बड़ी तकलीफ़ थी। सही है। और ये जो वस्ती रियासतों के लोग हैं, इन्होंने पता नहीं इनके आबाओ अजदाद ने इस्लाम किस तरह बचाया, चूँकि वो तो नाम भी नहीं लेने देते थे। तो अब मास्को में जो मसाजिद हैं वो खुली हुई हैं और हमारे वज़ीर आज़म के साथ कोई एक तो तकरीब जो है वो मस्जिदों में भी होगी। अच्छा। तो ये एक अच्छा पैगाम होगा। वैसे भी जो प्यूटन हैं उनका झुकाव है मुसलमान मुल्कों की तरफ। सही। वो ईरान भी अक्सर जाते आते रहते हैं, ईरानी रहबर से भी मिलते हैं और पाकिस्तान के साथ भी बड़ी गर्मजोशी से। तो हम बतौर पाकिस्तानी, चले ये तो वफाकी वज़ीर थे, हम वैसे दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के साथ लोगों के अच्छे मरासम बनाए दूसरे मुल्कों के, और पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा ख़ित्ते से मुस्तफ़ीद हो सके। हाँ, पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सके। अच्छा, ये इसी हवाले से एक और थोड़ी सी बात, चाइना के हवाले से हमने पहले बात भी की थी, अभी ये जाएंगे मज़ीद, लेकिन एक और भी इतला है, कुछ हमारे पाकिस्तान की कुछ डिग्निटीज़ जो हैं वो अमेरिका के दौरे पर भी रवाना हो रही हैं। फिर पिछले दिनों वज़ीर आज़म ने यह भी कहा था कि हम किसी एक ब्लॉक की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आपका क्या ख़्याल है, जो मौजूदा हमारी ख़ारजा पॉलिसी है, ये अमेरिका और रशिया और चीन और इन सारे मामलात को
किस तरह बैलेंस रखने की पॉलिसी पे हम काम कर रहे हैं? सच्ची बात तो ये है कि अमरीकियों ने पहले बड़ी अकड़ दिखाई थी, सही। तो हमारे जो हुकूमत है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये भी नहीं झुके उनके सामने। तो अब अमरीकी जो हैं वो घुटनों में घिर गए हैं, समझ लीजिए। ये बिल गेट्स का दौरा भी हुआ, आपको पता है पिछली हुकूमतें बिल गेट्स के तरले करती रही कि आप कोई दौरा कर लें, जी हाँ। तो वो नहीं आए। और अब वो आके वज़ीर आज़म से भी मिले और काफ़ी देर उन्होंने गपशप भी की है। सही। कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी बातें हुई हैं, फिर उन्होंने सराहा भी है कुछ इक़दामात को। इसी तरह अमरीकियों की जो पीछे इसके टीमें हैं, वो सुना है कि अब वो अकड़ नहीं रही। वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। तो ठीक है, अगर ज़रूरी है तो ये बात वैसे इमरान खान ने दुरुस्त की कि हमें अभी शायद इतनी जल्दी हम शिफ्ट नहीं कर सकते, चूँकि हमारे देखिए FATF भी है, वो अमरीकियों की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं हो सकता। जी जी। दुनिया के जितने बड़े मुआशी इदारे हैं उनकी गर्दन अमरीकियों के हाथों में है अभी। जी। अभी आप देखिए कि ईरान के साथ भी एक मायदा होने जा रहा है एटमी हवाले से, लेकिन वहाँ भी अमेरिका को झुकना पड़ा है। जी। अमरीकियों को ये नहीं हुआ कि हम कोई ईरान के यहाँ अंगूठा रख के और बात मनवा लें, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये एक, हाँ अलबत्ता ये हुआ है कि अब अमरीकियों को ये फ़िक्र करनी चाहिए कि इसराइल ने UN की बातें मानने से इनकार कर दिया है। सही। और उन्होंने कहा ये जो इनका इंसानी हकूक़ कमीशन है, ये हम कोई चीज़ नहीं मानते। ये अब दुनिया के लिए बड़ा मसला होगा कि फ़लस्तीनियों के हवाले से जो रिपोर्ट पेश हुई उसको इसराइलियों ने ना सिर्फ तस्लीम नहीं किया, बल्कि उल्टा उन्होंने कहा हम इसको नहीं मानते, और आप फ़लस्तीन के हवाले से जो भी बातें करते हैं हम नहीं मानते। सही है। ये एक नई चाल आई है इसराइल की तरफ से, पता नहीं अब इसको कितनी अमरीकी हमदर्दी हासिल है। तो पाकिस्तान एक अल्लाह ताला का समझ ले तोहफ़ा ऐसा है, हमारा मुल्क है, ये खित्ते के एतबार से भी बड़ा अहम है और बैनुल-अक़वामी तौर पर भी बड़ा अहम है। इसकी जग़राफ़ियाई हैसियत जो है वो इसे बहुत अहम बना देती है। एक तो ये देखिए एशिया में जो 4-4.5 अरब इंसान बसते हैं, पाकिस्तान उनका गेटवे है। पाकिस्तान के बग़ैर ना चीन कामयाब हो सकता है, ना अमेरिका चल सकता है, ना ही शायद रूस चल सकता हो। सही है। तो पाकिस्तान एक तरह से बहुत अहम हैसियत में है कि वो एक दरवाज़े पे है। सही है। तो पाकिस्तान से गुज़र कर ही दुनिया का मिलाप हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। हाँ, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक अहमियत है वो बिल्कुल कोई शक नहीं, बहुत अहम है। अच्छा जी, एक आज की बहुत बड़ी, अब मुल्क के अंदरूनी हालात की तरफ बढ़ते हैं। एक बड़ी पेशरफ्त हुई, पता चला, एक ख़बर आज सामने आई कि जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, और कोई बहुत अन फन या सरे राह नहीं, गुज़रते हुए नहीं, हाथ पंजा नहीं, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम नहीं, कई घंटों पे मुहित एक मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात में काफ़ी कुछ तय पाया गया है। कुछ चीज़ें जो हैं शहबाज शरीफ साहब ने मुतालबा किया, कुछ चीज़ें को उन्होंने कुछ बातचीत की। तो ज़रा उस मुलाकात का अहवाल तो बता दें। मुझे उसका अहवाल तो नहीं पता, मैं उसका सियासी जायज़ा ले सकता हूँ। जी। हुई होगी मुलाकात, चूँकि जहांगीर तरीन एक ज़माने में मियाँ शहबाज शरीफ के एडवाइज़र रहे हैं। सही। और उसके बाद जब मुशर्रफ साहब आ गए तो जहांगीर तरीन मियाँ बरादरान को छोड़ के मुशर्रफ साहब की तरफ चले गए थे। फिर जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो वो PTI में शामिल हो गए। मेरा ये ख्याल है कि ये मुलाकात कोई रंग नहीं लाएगी। अच्छा जी। उसकी वजह कि जहांगीर तरीन ने मुख्तलिफ मौक़िया पर यह कहा है कि मैं PTI का हिस्सा हूँ और मैं PTI को नहीं छोड़ूंगा। और फिर आप ये भी देखें कि जहांगीर तरीन की बहन है सीमी इज़्दी,
वो पीटीआई की सेनेटर हैं। सही है। और मुझे नहीं लगता, मुझे बल्कि एक बात मैं बताता चलूँ आपको, कोई शख्सियत मिली है मियाँ शहबाज शरीफ से जी। तो मुबैना तौर पर ही कह लेते हैं, ऐसे ही फिर वो कहेंगे कि पता नहीं। उसने पूछा कि आप ये सारा किस बेस पे कर रहे हैं, सही। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि एक आस पे कर रहे हैं कि सुना है कि कोई बड़े दो में लड़ाई जारी है तो शायद हमारी बात सुन ली जाए। तो ये सारा काम जब एक आस पे हो रहा है तो वो शख्सियत ने हंसकर आगे से पता क्या तबसरा किया, जी। बस फिर आस ही रखो। जी हाँ, यकीनन ये आस और ख्वाब जो हैं ये यहीं पे ज़िंदगी चलती है। आसें लगाई जाती हैं, आसों पे आगे बढ़ा जाता है, ख्वाब देखे जाते हैं, ख्वाब बुने जाते हैं, ख्वाब शर्मिंदा ताबीर भी हो जाते हैं और ख्वाब टूट के आंखों में किरचियाँ भी बखेर जाते हैं। पता नहीं क्या होता है अपोजिशन के साथ और इस कौम के साथ। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की मुलाकात की, और इस मुलाकात में बताया गया है कि इस मुलाकात में शहबाज शरीफ ने जनाब जहांगीर तरीन से ताउन मांगा है, अदम एतमाद में कहा है कि आप वोटों में हमारी हिमायत करें, और उन्होंने ये भी कहा है कि इसके बाद भी आप हमारे साथ चलें, मुस्तकिल बुनियादों पर आप हमारे साथ चलें। और दूसरी तरफ ये ख़बर जो लीक की गई है ये तो सामने आई है, लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों ने अभी इसकी तस्दीक और तरदीद करने से इनकार कर दिया। वो न इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं, न ही तरदीद कर रहे हैं, लेकिन ये ख़बर बहरहाल घूम रही है। और उस खबर के बाद जनाब फवाद चौधरी ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हमें यकीन है, हमें बड़ा भरोसा है कि जहांगीर तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अपनी पार्टी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जी मज़हर साहब, आपको क्या लगता तो मैंने तो पहले भी आपसे कहा है, अभी फिर कहता हूँ है? जी कि जहांगीर तरीन के मामलात बड़ी मुश्किल से सेटल हुए हैं, वो फिर से मामलात क्यों ख़राब करेंगे। और आपको याद है कि जब इनके ग्रुप ने 2-4 मीटिंग्स की थी तो फिर एक MPA नज़ीर चौहान के साथ क्या हुआ था। जी हाँ, वो सारे जो दुनिया ने और देखा। फिर वो तायब होके आ गया था इस तरफ। तो मेरा ख्याल है कि नहीं अरकान हिम्मत करते। और तरीन साहब के अब जैसे उनकी बहन का मैंने जिक्र किया, फिर अभी उनके पार्टनर हैं मखदूम खुसरो बख्तियार। खुसरो बख्तियार साहब PTI जनूबी पंजाब के सदर हैं। तो ये कैसे हो सकता है। और तरीन साहब के मामला बड़ी मुश्किल से सेटल हुए हैं, इसलिए वो इस तरफ नहीं जाएंगे, जाहिर है। और अपोजिशन के लोग भी अपनी अपनी आसों उम्मीदों पे, जैसे कि बताया गया कि वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से शायद कोई दाल गल जाए। लेकिन लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने फिर दावा किया है, पहले भी वो ये दावा कर चुके हैं लेकिन आज फिर दावा किया है कि हुकूमती बहुत सारे लोग उनसे राब्ते में हैं और हुकूमत को छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने किस अल्फाज में दावा किया, उन्हीं अल्फाज में सुनाते हैं, फिर उस पर तबसरा करते हैं। राना सनाउल्लाह। जितना नंबर बैलेंस करने के लिए या इनके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को जो है वो अबॉलिश करने के लिए दरकार है, उससे ज़्यादा लोग, इनके अपने लोग जो हैं वो इनको छोड़ने को तैयार हैं और हमारे साथ राब्ते में भी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब हम कंफर्टेबल जोन में जाएंगे और हमारी जो लीडरशिप है PMLN की और दूसरी अपोजिशन जमातों की, जब वो फैसला करेगी तो ये सारी चीज़ें जो है कि पंजाब में पहले या मरकज़ में, इसके मतलब जो है वो फैसला उस पर। पंजाब और मरकज़ का भी एक तो उनकी बात से लगा कि इन्होंने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया कि वो कब इन्होंने पहले पंजाब में कुछ करना है अदम एतमाद का या मरकज़ में करना है। इस पे अभी ये लगता है कन्फ्यूजन का शिकार है, लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि जितना अदद चाहिए उससे ज़्यादा है। अलवी साहब फिर कंफर्ट जोन भी ढूंढ रहे हैं राना साहब। जब हम कंफर्ट जोन में जाएंगे तो लोग सामने आ जाएंगे। कंफर्ट जोन ढूंढते ढूंढते मेरा ख्याल है इनको काफ़ी टाइम लग जाएगा। इनका भी दावा एक तरफ है, तो हुकूमती जो अरकान हैं उनका दावा ये है कि नून लीग के 40 के करीब अरकान हमारे साथ राब्ते में। तो आप देखिए कि अब हम किसके दावे को माने। तो ये तो जब अदम एतमाद आएगी
तो देखेंगे कौन पूरे करता है मेंबरान। अब मेंबरान पूरे करना इनका काम है, अपोजिशन का। सही है। तो अगर इनके पास मेंबरान होते तो जितनी ये तेज़ी में हैं, मेरा ख्याल है अभी तक ये अदम एतमाद पेश कर चुके होते। सही। और हुकूमती सफ़ों में खलबली मची होती। हुकूमती सफ़ों में तो बड़ा एतमाद है। कल भी जो वज़ीर आज़म ने मंडी बहाउद्दीन में तकरीर की, उसमें भरपूर एतमाद था। उन्होंने कहा ये आए, मैं तैयार बैठा हूँ। ऐसे ही है। तो इसका मतलब है इनके पास अभी बंदे नहीं पूरे हुए। पूरे इनके पास एक बंदा भी ज़्यादा हो गया तो ये अदम एतमाद पेश कर देंगे। ये बहुत जल्दी में है। हाँ, मामला तो 62 और 72 का है। 10 का अदद है, उसको क्रॉस करना है, और 10 का अदद क्रॉस होता हुआ बज़ाहिर अभी नज़र नहीं आता। जैसे फवाद चौधरी बात करते हैं, या शहबाज गिल बात करते हैं, या फ़रूख हबीब बात करते हैं, जो हुकूमती तर्जमान जो बातें कर रहे हैं, उनसे तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी ज़बान, उनका दावा, उनका उसमें पूरा एतमाद है। देखिए, जिन लोगों पे उनको कोई है कि शायद ये नाराज़ हैं, तो मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को स्टेट मिनिस्टर बनाया जा रहा है, कैबिनेट में नए वज़रा शामिल किए जा रहे हैं, मरकज़ में भी और सूबे में भी। तो जो लोगों की नाराज़गी होगी वो नाराज़गी ख़त्म हो जाएंगी। वैसे इतनी जल्दी हुकूमतों को छोड़ते नहीं अरकान। आपको मैं एक पुरानी मिसाल देता हूँ। जब इन्होंने 88 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ 88 में तो इलेक्शन हुआ था, 89 में जब इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक पेश की, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद था, यही मुस्लिम लीग नून थी, तो गुजारिश ये है कि इनके बहुत से अरकान बेनज़ीर भुट्टो के साथ मिल गए थे। उनमें दो तो मुझे याद हैं, एक अनवर अजीज़ चौधरी साहब चले गए थे और दूसरा चौधरी अनवारुल हक साहब चले गए थे, वो स्टेट मिनिस्टर बन गए थे। तो हुकूमतों के साथ लोग जाते हैं, अपोजिशन के साथ कम ही आते हैं। ऐसे ही है ये। यकीनन कोई लोग जितने भी होते हैं जो मफादात की तलाश में होते हैं, और मुश्किल रास्ते का इंतखाब बहुत कम लोग करते हैं, आसानियों की तरफ दौड़ते हैं, और आसानियाँ यकीनन हुक्मरानों के साथ ही होती हैं। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत को और ख़ास तौर पर पेट्रोल को 12 रुपये लीटर तक महंगा करने के बाद बिजली की कीमत 6 रुपये 10 पैसे फ़ी यूनिट महंगे करने की खबरें हैं, और बताया जा रहा है कि इस हवाले से समरी भिजवा दी गई है और तजवीज़ की गया है कि बिजली इतनी महंगी कर दी जाए। मज़हर अल्लाह साहब क्या कहते हैं इस हवाले से? मेरा ख्याल अभी समरी गई है तो वज़ीर आज़म जैसा कि वो तकरीरों में तो बहुत कहते हैं कि मुझे बड़ा एहसास है, तो चलें, तेल तो महंगा हो गया, उसमें भी ये है कि अब आलमी मार्केट में उसकी कीमत गिरना शुरू हो गई है। तो जो ही गिरना शुरू हो गई है तो अगली जो समरी आएगी पेट्रोलियम के हवाले से ओगरा की, उसमें मेरा ख्याल है कि हुकूमत को तेल की कीमतें कम करनी चाहिए। जो बिजली की समरी है, इस पर अभी मैं तबसरा इसलिए नहीं करूँगा कि अभी गई है, पता नहीं वज़ीर आज़म मंजूर करते हैं या नहीं। अलबत्ता एक बात मैं ज़रूर करूँगा कि ये जो हमारा महकमा है बिजली वाला, ये लाइन लॉसेस चेक करे। आप यकीन करें कि पंजाब बिल देता है या सिंध के कुछ शहर बिल देते हैं या केपी के चंद शहर, बाकी बिल ही नहीं देते। हमारे इलाकों के इलाके बिल नहीं देते। उनका बोझ हम गरीबों पर क्यों डाला जाता है? सवाल तो ये है कि जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो सारे लोग बिल दें। ये नहीं, हम बिजली का वो बिल देते हैं जो हम इस्तेमाल नहीं करते, खर्च ही नहीं की होती। तो वो इनको हुकूमत को चाहिए कि उन इलाकों की तरफ तवज्जो दें जहाँ इनके लॉसेज हैं। सही। जहाँ इलाकों के इलाके बिल नहीं पे करते, तो या इनको चाइना मॉडल की तरफ चला जाना चाहिए। चाइना ने इनको ऑफ़र भी की हुई है कि हम आपको मोबाइल फ़ोन की तर्ज पे बना देते हैं मीटर, तो जितने पैसे कोई डालेगा बिजली इस्तेमाल कर ले। इसमें एक तो जो बिजली चोरी होती है, चोरी रुक जाएगी, फिर दूसरों की चोरी का जो मुझ पे या आप पे या हमारे नाजरीन पे वज़न डलता है या असर पड़ता है,
वो नहीं पड़ेगा। किसी की चोरी का बोझ हम क्यों उठाएं? हम उतनी बिजली इस्तेमाल जितनी करेंगे उतने पैसे दे देंगे। मतलब रास्ते पे एक बात मुझे याद आई है, तगेज़ जो देहात में और हम दूर दराज वाले इलाकों में जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनमें ये जो लोग कुंडे डालते हैं, वो मीटर कुंडे डालना जो है वो कुंडों को रोक लेंगे। वो मीटर जो है वो कुंडे पता क्यों रोकेंगे? हाँ जी, कौन रोकेगा फिर? वो जो बिजली चोरी होगी वो फिर उसका जिम्मेदार महकमा होगा, क्योंकि महकमे वाले मिलते हैं तो ये कुंडे डालते हैं। तो जब आपके घर में बिजली इस्तेमाल होगी जितनी होगी उतना बिल आप एक पे बात करेंगे। और मज़े की याद आ गई, वो वाह वाह वाह, आपकी बात से कमाल हो गई। महकमे वालों को ये आइस्को से मुतल्लिक या बाकी जितने भी ये महकमे, उनको अभी भी बेतहाशा बिजली मिलती है और जितने मर्जी एसी चलाएं, जो मर्जी चले, उनकी खर्च नहीं होती। दूसरी बात, पेट्रोल महंगा हो रहा है जी, बड़ा बहरान है जी, ये है जी, वो है जी, यूक्रेन है जी, रशिया है जी, महंगाई है। तो ये जो बहुत सारे लोगों को अल्लो तलल्लो मुफ्त में पेट्रोल मिलता है, उसको भी तो कुछ कम कर दें या बंद कर दें, बिल्कुल बंद करना ताकि चाहिए। कोई और जो शायद बिजली- अवाम सुख का सांस ले ले। जो बिजली के अहलकार हैं उनको भी मुफ्त बिजली बंद होनी चाहिए। तेल भी, अच्छा तेल का जो क्राइसिस है उसमें आप देखें कि श्रीलंका जो है उसकी जो नेशनल कंपनी है उसके पास तेल ही ख़त्म हो गया है। तो तेल का बहरान तो खैर है, नहीं खैर, हम तो एटमी मुल्क है ना, हमारा तो श्रीलंका से कंपैरिजन बनता ही नहीं है ना, हम तो बहुत ताकतवर लोग एटमी हैं ना। मुल्क तो हैं, लेकिन हम तेल तो पैदा नहीं करते ना, तेल हम बाहर से मंगवाते हैं। हाँ, हमें एटमी बिजली घर लगाने चाहिए थे, जो नहीं लगे वो लगने चाहिए थे। हमारी सबसे सस्ती बिजली जो हाइड्रल है उस पे इस हुकूमत ने 10 डैम शुरू किए हुए हैं। चले खैर ठीक है, ये और कई ये डैम कल नहीं बनेंगे। हाँ जी, ज़ाहिर ये है ज़ाहिर इसमें ये टाइम कई दफ़ा लगेगा। बात हो गई। हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर ये है वही हाउसिंग सोसाइटियों के मामलात। और हाउसिंग सोसाइटी एक कराची के, जिनका दावा है कि कराची में उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में वो तशरीफ़ लाए हैं। इस्लामाबाद में वो 2018 में आए थे और उन्होंने दी एड्रेस हाई राइज प्रोजेक्ट शुरू किया था बहरिया फेज 7 में, और वो 2018 से लेकर अब तक मज़हर बरला साहब वो लोगों को डिलीवर कुछ नहीं हुआ। आरडीए ने उसको सील कर दिया। लोगों से इन्होंने अरबों रुपए कमाए, लोग रुल रहे हैं। हज़ारों ख़ानदान जो हैं इनसे पैसे मांगते हैं, ये उनसे बदमाशी करते हैं, उनको 1 रुपया वापस नहीं करते। फिर उस लूटी हुई दौलत से जो पैसा कमा लिया, अब इन्होंने डिस्कवरी गार्डन्स के नाम से एक नया मंसूबा शुरू किया है और ये मंसूबा भी चक्री के पास है। अच्छा, चक्कर सारा चक्री के पास देते हैं और पूरी दुनिया को बताते हैं इस्लामाबाद में हम काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें 2 बातें मैं पहले करूंगा फलकनाज पे बात करने से पहले। एक हमारे जनूबी पंजाब में मिसाल दी जाती है, एक सेंट्रल पंजाब में दी जाती है। सेंट्रल पंजाब में दी जाती है कि जड़े इत्थे भुखे हो लाहौर भुखे जी, और जो जनूबी पंजाब है वहाँ ये मिसाल दी जाती है जो इन पे फिट आएगी कि पखर दा चंद्रा ते सखर भी चंद्रा। तो ये फलकनाज वालों ने जो पहले गुल खिलाए हैं कि वो इस्लामाबाद में भी खिलाएंगे, ऐसे ही वो चक्री के चक्कर में लोगों को डालेंगे। बाबा पहले पैसे तो वापस करो जो लोगों को आपने लूटा है। बिल्कुल। कोई इदारा, मैं कहता हूँ ये इदारे वैसे तो दावे बड़े बड़े करते हैं, ये एंटी करप्शन है, ये नैब है, ये एफआई है। वो भाई ये जो लोगों का पैसा गरीबों का या मतवस्त तबके का लूटा गया है जी, ये तो वापस कराओ, फिर इनको काम करने दो। कोई आज ये डिस्कवरी ले आए हैं, फिर कोई नई डिस्कवरी ले आएंगे, तो इसलिए पहले इनसे बरामदगी ज़रूरी है। अच्छा, ये चक्री से 12-13 किलोमीटर दूर ये जो मंसूबा लेके आए हैं, अच्छा दावा करते हैं हमारी बड़ी साख है, हमारा बड़ा वीएन है। अच्छा, वीएन को दाद देना पड़ेगी कि जिसके पास एनओसी नहीं है, जिसके पास एलओपी नहीं है, जिसके पास मुबैना तौर पर उसकी जो ज़मीन ली हुई है वो इर्द गिर्द बाकी सोसाइटियों ने घेरी हुई है, उसके पास रास्ता नहीं है यार ये और वो उसकी बुकिंग कर रहा है और फाइलें उसने मचाई हुई है, फाइलों से लूट मार और धड़ाधड़ फाइलें अच्छा, बेच रहे ये हैं। हमारे बचपन में ना एक टेस्ट पेपर होता था, दरसी टेस्ट पेपर, जी, उसके पीछे लिखा होता था चोर भी कहे चोर चोर। तो ये जो है ना, जी हाँ, ये अपनी साख पहले इनकी आप करतूत आपने बयान कर दी है, अब फिर कहते हैं हमारी बड़ी साख है, ऐसे ही है। हमारी बड़ी साख है, झूठ पे झूठ बोलते हैं। हाँ जी, वो भाई बाबा लोगों के पहले पैसे वापस करो, ऐसे ही है। उनको अदायगियाँ करो, फिर कोई नया काम शुरू करो। नया। एक छोटी सी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप करते हैं चीज़, जी हाँ,
उसमें अपने औसाफ बयान करते हैं, हमने ये कर दिया, आप कराची एयरपोर्ट से उतरे पे, भाई कराची में आपने क्या किया, वहाँ भी तो लूट मार की होगी। सही है और वहाँ अच्छा ये एक और बात है जनाब, जी। ये इस शहर में अगर कोई डाकू है, चोर है, इधर अगर पुलिस अफसरान सख्त आ गए तो वो ज़िला छोड़ देते हैं, ऐसे ही है, वो कोई नया ज़िला चुन लेते हैं दूर दराज का। ऐसे ही है। तो जब इनका कराची में फ्रॉड पकड़ने लगे होंगे लोग, तो इन्होंने इस्लामाबाद का रुख इस्लामाबाद में आ गए। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद के फ्रॉड तो जो है इनके बिल्कुल बरसरेआम हैं, सारे जहान को पता है। विलायत कम्प्लेक्स बैरिया फेज 7 में दी एड्रेस जो है, लोग एड्रेस ढूंढते ढूंढते उनका एड्रेस अपना ख़त्म हो गया, एड्रेस नहीं मिला और दी एड्रेस से कुछ नहीं मिला। और अभी ये डिस्कवरी गार्डन्स आ गई है। डिस्कवरी गार्डन्स के हवाले से हमारी रिसर्च टीम ने बहुत काम कर रखा है और अभी बहुत सारे कागज़ हमारे पास हैं, इस पर फिर भी कभी बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।